आखिर अपने तो अपने होते हैं। बीजेपी के सांसद गोपीनाथ मुंडे, पता है आपको, ओबीसी के बड़े नेता जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को जमाया, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया। खैर, जब सत्ता की बारी आई तो पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी हैं पंकजा मुंडे, उनको दरकिनार कर दिया गया। मलाई में पड़ी मक्खी की तरह उनको निकाल दिया गया। और उनकी एक बहन और है जो पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे। यहाँ तक कि पंकजा मुंडे को तो चुनाव भी हरवा दिया गया था ताकि वो मुख्यमंत्री के रेस में ही ना बनी रहे। पहली बार जब सत्ता में आए तो उनको बनाया नहीं मुख्यमंत्री। वो गोपीनाथ मुंडे, जिनकी यूपीए के सरकार में सबसे ज़्यादा ओबीसी का मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र में उसका परचम लहराया, और किस तरह से आप जानते हैं एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। अब उनकी बेटी प्रीतम मुंडे ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई महिला इस तरह के आरोप लगाती है तो उसको सच माना जाए, मतलब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वहीं पंकजा मुंडे ने कहा है कि मैं तो बीजेपी की हूँ, लेकिन बीजेपी मुझे अपना मानती है कि नहीं। मेरा क्या है, मैं तो किसान की बेटी हूँ, जब चाहूँगा गन्ने काटने लगूंगी। इसे क्या समझा जाए? क्या चारों तरफ से विरोध की आवाज़ उठने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोचिए कि किस तरह से अयोध्या में एक रैली होने वाली थी 5 जून को, वो भी उनको रैली जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनकी रैली को रद्द करना पड़ा है। तो पहली बार सरकार चारों तरफ से फंसती हुई दिख रही है। तो सोचिए कि बीजेपी, मैं फिर कहता था बार बार कि भारत एक बड़ा देश है, आप इसको सिर्फ गुजरात की तरह नहीं चला सकते हैं। बड़ा देश है, कई भाषाएं हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है, कई सारे समाज हैं। आप SC ST OBC को दरकिनार करके नहीं चला सकते। जिस तरह से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हुआ, जिस तरह से OBC के रिजर्वेशन में टांग अड़ाया जाता है 27%। सोचिए मध्य प्रदेश में चुनाव है, वीकर सेक्शन के नाम पर सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन है, लेकिन OBC को 14% है। राजस्थान में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। तो देश भर में लगातार OBC के लोग जग रहे हैं। और सोचिए SC और ST, ये दोनों कम्युनिटी OBC रिजर्वेशन के पक्षधर है। वो कह रहे हैं कि जब 49% का कैप टूट गया है तो आप 14% पर ही कम OBC को क्यों रखेंगे, जिसकी आबादी इस देश में 50% है। OBC की राजनीतिक चेतना भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और वहीं इसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई। सोचिए किस तरह से महाराष्ट्र में फडणवीस को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उसके बाद उनको डिप्टी CM बनाया गया। सवाल है कि क्या OBC से ज़्यादा उनके पास वोट परसेंट था? क्या पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे का कोई राजनीतिक वर्चस्व वजूद नहीं था? सबसे बड़ा फैक्टर है, अब मराठा NCP के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, शिवसेना के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को OBC की याद सताने लगी है। सवाल है कि सिर्फ 15% जनरल कैटेगरी के वोट से बीजेपी का नैया तो पार लगेगा नहीं। हिंदू मुस्लिम उनका ट्रैक है, OBC शेड्यूल कास्ट पहले उनसे दूर होता जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब OBC अगर दूर हो गया तो फिर बीजेपी के लिए सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे ने सही समय पर सही अटैक किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जानकार बता रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए बहुत महंगा सौदा साबित होगा, कम से कम महाराष्ट्र में। क्योंकि सोचिए वहाँ प्रकाश अंबेडकर, शिवसेना, NCP और कांग्रेस सब एक तरफ हैं। अगर इसमें से पंकजा मुंडे या प्रीतम मुंडे बीजेपी का साथ छोड़ती हैं तो फिर फडणवीस शायद ही बीजेपी का बेड़ा पार लगा पाएं। वहीं बीजेपी ने एक बड़ी कोशिश शुरू कर दी है। उनके सांसद अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाने लगे हैं। मैंने तो कल देखा हर्षवर्धन, जो दिल्ली के सांसद हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मुस्लिम समाज की बैठक कर रहे थे। चलिए, कम से कम ये तो अच्छी बात है। और 12 तारीख को नीतीश कुमार की जो पटना में बैठक है अपोजिशन के नेताओं की, उस पर सबकी नजरें हैं। कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन में जाए, अरविंद केजरीवाल हो या BSP हो या तमाम दल हो। लेकिन आप कल्पना कीजिए, क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है? कांग्रेस कर्नाटक के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में है, जोर आजमाइश तो करेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं चारे खाने चित हो जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ लिस्टमस टेस्ट है। अगर कांग्रेस अकेले जाने की कोशिश करती है तो जो पूरा जो मोमेंटम बना है उसका वो बिखर जाएगा।
क्योंकि लगातार रीजनल फोर्सेज, आप देखिए किस तरह से राजस्थान में चाहे बीएसपी हो, ट्राइबल पार्टी हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो, वो बड़े फैक्टर हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर रावण, आज़ाद समाज पार्टी, उसके बाद बहुत ओबीसी महासभा और जयस, ट्राइबल आर्मी, ये तमाम संगठन जो है वो लगातार बहुजन समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस इनको अपने पाले में नहीं लाती है तो फिर कांग्रेस का रास्ता बहुत मुश्किल होने जा रहा है, ये बात तो तय मान लीजिए। लेकिन जो कांग्रेस में सवर्ण लॉबी हैं वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन में जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही वो स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी कहते रहे कि कांग्रेस में सबसे बड़ा स्लीपर सेल है आरएसएस का। अब एससी एसटी ओबीसी तो स्लीपर सेल हो नहीं सकता है। तो सवाल है कि कौन कांग्रेसी नेता स्लीपर सेल है, और वही लोग लगातार गठबंधन के विरोध में हैं। कांग्रेस के लिए सोचना पड़ेगा, जहां कांग्रेस कमजोर है वहां तो वो गठबंधन करती है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, लेकिन जहां वो मजबूत है वहां रीजनल फोर्सेस को वो ताकत नहीं देती है। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए कहीं 200 सीट है विधानसभा की और 120 सीटें जीतकर, 140 सीटें जीतकर या 110 सीटें जीतकर आप सरकार बना सकते हैं, और आप जीत पा ले कि नहीं मैं तो 200 के 200 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, चतुर्कोणीय हो जाए, आप हार जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी। सबको पता है आज के डेट में बीजेपी के पास 45% वोट है, 15% लगभग सवर्ण समाज का वोट, और उसके बाद 25% एससी एसटी ओबीसी का, जो धार्मिक पोलराइजेशन की वजह से हिंदू मुस्लिम की वजह से बीजेपी के पास जाता है। विपक्ष के पास लगभग 65% वोट है, उसमें से आपको 50% वोट लाना पड़ेगा, और वो वोट तभी आएगा जब रीजनल पार्टियों से आप गठबंधन करेंगे। सोचिए, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी, यूपी जैसे राज्य में निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, इन छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके वो जो विनिंग परसेंटेज है वो लाती है। मायावती जी ने राहुल गांधी पर हमला भी किया है और उनकी बात को सही भी ठहराया है। राहुल गांधी दरअसल अमेरिका के दौरे पर हैं, बीजेपी कह रही है कि वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि वो लगातार प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। खैर, वो कांग्रेस की सरकार में भी होता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब बीजेपी की सरकार भी कह रही है इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। राहुल गांधी ने कहा है कि दलित और मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा हमले बढ़े हैं। बात बिल्कुल 100% सच है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस भी 60 साल सत्ता में रही है तो वो भी जिम्मेदार है। मायावती जी ने सटीक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला किया है। वहीं अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव और लगातार ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, सड़कों की खाक छान रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। जो तस्वीरें 2 दिनों से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, किस तरह से वो लगातार घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वही एक नया विवाद शुरू हो गया राहुल गांधी के बयान से। सोचिए, बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड है मालवीय, उनकी नॉलेज कितनी कम है। जिन्ना की पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग, और जो केरल में जो है वो यूनियन मुस्लिम लीग है। सोचिए, तो दोनों पार्टियां अलग अलग है। आज़ादी के बाद ये जो यूनियन मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना हुई है, और मालवीय ने कह दिया कि पाकिस्तान के बंटवारे के लिए यही पार्टी जिम्मेदार है, जबकि ये एक आज़ादी के बाद बनी पार्टी है जिससे कांग्रेस जो है गठबंधन चला रही है। वहीं 2300 करोड़ का लगभग, सोचिए 2014 से 2019 तक 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2300 करोड़ मतलब 23 अरब के एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ अखबार को दिए हैं। तो टीवी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, तो आप नहीं तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वहीं सोचिए, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वो झारखंड में थी, चीफ जस्टिस उनके बगल में बैठे थे, हाईकोर्ट का उद्घाटन करने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पहले मेरे पास चिट्ठियां आती थी, अब वो चिट्ठियां नहीं आती है, पता नहीं वो चिट्ठी कौन ले जाता है, नहीं तो वो चिट्ठियां मैं पहले सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड कर देती थी। इसको लेकर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, द्रौपदी मुर्मू लगातार जो एससी एसटी ओबीसी शोषित वंचित समाज के लोग हैं जिनको जुडिशियरी से न्याय नहीं मिलता है, वो इस पर सवाल उठाती रही हैं। वहीं चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन लबोलुआब बता रहा हूं किस तरह से एक वो रोज शो करती हैं। उसमें एक मुस्लिम दर्शक ने उनसे पूछा कि चित्रा जी, अगर कोई मुसलमान महिला खिलाड़ियों के आरोपी होता तो क्या होता। उसके बाद चित्रा चुप्पी साध गई। किसी ने लिखा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस को सवाल आ गया।
वहीं श्वेता सिंह अब गुंडा कह रही हैं उस पत्रकार को जिन्होंने उससे कुछ चंद सवाल पूछे थे। सच्चाई ये है कि उन्होंने आज तक के ऑफिस में ही चिप वाली बात कही थी। 2 कदम आगे जुबैर ने तो उससे बाद भी एक शेयर किया है कि किस तरह से आपको बता दूं कि ये जो श्वेता सिंह उन्होंने कहा था कि गाय एक ऐसी चौपाई जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती भी और ऑक्सीजन लेती भी है। तो ये लोग तमाम अंधविश्वास कर्मकांड फैलाते रहे हैं टीवी पर बैठकर, क्योंकि ये इनको पॉलिटिकल और सोशल रूप से इनको सूट करता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं अखिलेश यादव लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है जो मैं आप तक ले जा रहा था। लेकिन सबसे जो लगातार प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई है। ब्रजभूषण सिंह का बचना लगभग नामुमकिन हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने वो पूरे की पूरी जो एफआईआर की कॉपी है उसको छाप दिया है, जिसमें कई गंभीर आरोप है। पॉक्सो एक्ट तो है ही, उसके बाद किस तरह से उन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की है, किस तरह से मैं पूरी बात नहीं बताना चाहता हूँ। वो पूरे 4 एफआईआर है, जिससे साफ है। इंडियन एक्सप्रेस के आने के बाद राजनीति तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहली बार ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह दबाव में हैं। उन्होंने 5 जून की होने वाली अपनी रैली अयोध्या में कैंसिल कर दी, जिसमें 11 लोग होने का दावा किया था। वही 83 वर्ल्ड कप के विजेता जिसका कप्तान कपिल थे, उन्होंने भी मांग किया। अनिल कुंबले बोल चुके हैं, हरभजन सिंह बोल चुके हैं, चोपड़ा बोल चुके हैं। ये लोग तमाम लोग बोल चुके हैं। उनका कहना है कि किस तरह से उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला कमजोर पड़ता जा रहा है। और उसी दौरान राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि 9 जून से वो फिर से, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है 9 जून से पहले, मतलब आज से 7 दिन बाद, तो हम फिर से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ धरना देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इसी बीच दिलीप मंडल के कुछ सवाल आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह को जब वो बीजेपी में से हटे थे और चले गए थे तो सपा ने बचाया था। क्या सपा उनको फिर से पार्टी में ले लेगी? और उन्होंने एक सवाल किया है कि महिला जो टीम है, महिला जो खेल है, उसमें कम से कम कोच महिलाएं हों, फेडरेशन की अध्यक्ष महिलाएं हों। जैसे अभी IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को PT उषा शानदार तरीके से चला रही हैं। इस देश में महिला खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। तो कम से कम महिला टीम के लिए तो अलग से फेडरेशन हो, महिला कोच रखे जाए, ताकि महिला खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करे। ये दिलीप मंडल का आइडिया है। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि 2024 में क्या बीजेपी खुद को बचा पाएगी। वैसे उसने तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव सड़कों पर निकल रहे हैं। और क्या कांग्रेस छोटे दलों को सचमुच निगल जाना चाहती है? और क्या कांग्रेस के सवर्ण नेता इसमें बैठे रहते हैं कि या तो सत्ता बीजेपी के पास जाए या फिर हमारे पास आए? SC ST OBC लीडरशिप पार्टियों की उसकी चिंता नहीं है। और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का जो FIR की कॉपी बाहर आई है, जिसमें जिस तरह से खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही संगीन है, गंभीर है और सीधे सीधे हैरेसमेंट का केस बनता है जो FIR है। उसके बाद से कोहराम कटा हुआ है और उन्होंने अपनी रैली भी कैंसिल कर दी। तो क्या देर सवेर ही सही ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी के लिए बड़ा डेंट होगा। और किसानों ने भी उनको मजबूर कर दिया था बिल वापस लेने के लिए। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है तो ये दूसरा बड़ा मौका होगा जब बीजेपी अपने स्टैंड से वापस हो रही है। लेकिन इस मामले में बीजेपी बच सकती है बेदाग, क्योंकि कहेगी कि चूंकि महिला का मामला है, वो लोग सेंसिटिव हैं। तो वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि फोगाट उसमें गीत जो एक फोगाट हैं जो नेता हैं विनेश फोगाट, वो खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं है? तो लोग उनको जवाब दे रहे हैं कि वो चूंकि आपकी पार्टी में है और जो आरोपी है वो भी आपकी पार्टी के सांसद हैं। तो कुछ बचकाना सवाल भी बीजेपी के तरफ से आ रहे हैं, जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और सोचिए किस तरह से गुजरात में एक शेड्यूल कास्ट के शख्स ने बढ़िया कपड़ा पहना था, काला चश्मा लगाया था, उसके बाद जातिवादी गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, उनकी मां को मारा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की क्या हालत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर अपराध है तो वो जातिगत अपराध है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।